नरेंद्र मोदी ने बतौर भारत के प्रधानमंत्री आज 11 साल पूरे कर लिए हैं। ये वो कालखंड है जिसमें भारत के नए स्वरूप को गढ़ा है। मोदी की लीडरशिप को देश के साथ साथ पूरी दुनिया ने देखा। भारत की राजनीति में हम लोग ये देखते आए हैं कि सत्ता में एक टर्म यानी 5 साल पूरा करने के बाद एंटी इनकम्बेंसी होने लगती है, लेकिन नरेंद्र मोदी पहली बार से ज्यादा दूसरे टर्म में मजबूत दिखे। तीसरे टर्म में आकर जरूर सीटें कम हुई। कहा यह जाने लगा कि मोदी 3.0 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले गठबंधन की बेड़ियों में जकड़े होंगे, लेकिन क्या ऐसा हुआ है? अब यह सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि नरेंद्र मोदी 3.0 में 1 साल हो चुका है और इसी के 1 साल में ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। इसी 1 साल में वक्फ संशोधन कानून बना है। इसी 1 साल में संभल जैसे मुद्दे पर बीजेपी ने स्टैंड लिया है। पिछले 1 साल से देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ तेजी से बढ़ा भी है, लेकिन मोदी के विरोधियों के पास ऐसी सारी बातों का काउंटर है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर पर नरेंद्र सरेंडर, जैसे फूहड़ जुमला विपक्ष के नेता लेकर आए हैं, जैसे वक्फ सुधार बिल संसद से पास होने के बाद फिर भी सुप्रीम कोर्ट में अटका है और मोदी विरोधी इसे रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। संभल जैसे मुद्दे पर मोदी विरोधी फिर से सांप्रदायिकता का फूटा फटा हुआ ढोल बजा रहे हैं। 5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी की तरफ तेजी से बढ़ते कदम को कांग्रेस अपनी उपलब्धि ज्यादा बताती है, मोदी की कम। राहुल गांधी इतने पर चुप नहीं हुए हैं। मैं आपको उनके ये बयान सुनवाना चाहती हूं। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है, 11 बार कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। 11 बार बोला है पब्लिक में। नरेंद्र मोदी जी चू नहीं कर पा रहे हैं। राहुल हो, अखिलेश जी हो, तेजस्वी हो, ममता हो, स्टालिन हो, उद्धव ठाकरे हो, 2014 के बाद से इनसे ज्यादातर नेताओं की पॉलिटिक्स में आपको एक बात कॉमन नजर आएगी। इनकी राजनीति में कहीं ना कहीं मोदी के खिलाफ घृणा जरूर दिखेगी। हो सकता है इसकी वजह यह हो कि वो सीधी लड़ाई मतलब जनता के बीच की लड़ाई में मोदी को नहीं हरा पा रहे, इसलिए अब एक न्यू नैरेटिव है। उसमें मोदी या मोदी के नाम पर मिली जीत को वोटिंग मशीन में फिक्सिंग कहा जा रहा है। फर्क यह है कि आज जब मोदी के 11 साल पूरे हुए हैं तो बीजेपी या नरेंद्र मोदी अगले 11 साल का विजन बता रहे हैं। दूसरी तरफ कंस्ट्रक्टिव तरीके से उस विजन के विरोध की जगह मजाक बनाना, देश की बात हो तो भी फूहड़ तरीके से पीएम मोदी को टारगेट करना और हर बात में विक्टिम कार्ड खेल जाना, ये सब होता है जनता के नाम पर और यही विरोधी दल कर रहे हैं। जनता के नाम पर कर रहे हैं, लिहाजा हमने जनता के बीच से ही एक डिटेल सर्वे कराया। इसमें ऑपरेशन सिंदूर से लेकर मोदी पर डायरेक्ट अटैक, मोदी और विपक्ष का रिश्ता, मोदी के 11 साल कैसे, ये सारे सवाल हैं। करीब 64,000 का सैंपल साइज है। 19 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरी में सर्वे किया है। आमने सामने के सवाल से लेकर टेलीफोन पर बातचीत तक सब इसमें रखा गया है। आज जनता के बीच से जनता का सर्वे जिसे जेवीसी ने किया है और द जेवीसी पोल लेकर हम आपके सामने। और आज इस पोल पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं सबसे पहले
जेवीसी श्रीराम, जिन्होंने ये सर्वे किया है। आपने पहले भी कई सर्वे किए हैं और सटीक निकले हैं जेवीसी। अब इस बार भी इस सर्वे में गलती आपकी, और अगर कुछ अच्छा होगा तो वो मेरा। ये ठीक है, ये अरेंजमेंट, ये डील ठीक है आपके लिए? बिल्कुल ठीक है। हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए जेवीसी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ आज शामिल है इस डिबेट पर प्रदीप भंडारी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिनको सारे सवालों का सामना करना है। आनंद रंगनाथन राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, साइंटिस्ट भी है, ऑथर भी हैं। तो इनका जो राजनीतिक आकलन होता है वो साइंटिफिक होता है, कम से कम ऐसा मैं मानती हूं। हमारे साथ आज दूसरी तरफ जुड़ रहे हैं अश्विनी मिश्रा जी, कांग्रेस के नेता हैं। अमीक जमाई जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ सबा नकवी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे स्टूडियो में यहाँ हैं। और हमेशा की तरह हमारा साथ देते हैं विवेक श्रीवास्तव जी, लेफ्ट पार्टीज के सपोर्टर हैं, जिनकी आवाज इतनी बुलंद है कि मुझे लगता है अफगानिस्तान तक लोग डर जाते हैं इनकी आवाज और इनकी दहाड़ सुनकर। विवेक जी, आपका भी स्वागत है आज इस शो पर। तो आज चलते हैं हम सीधा इस सर्वे की तरफ। और इस सर्वे में जो पहला सवाल हमने लोगों से पूछा, यानी कि भारत की जनता से पूछा, वो यही पूछा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को बेहद कड़ा संदेश भेजा है। जनता का जवाब क्या आया? जनता कहती है हाँ लगभग 69%, नहीं लगभग 13%, कुछ कमी रह गई, ये लगभग 18.5% लोग कहते हैं, यानी कि कुछ कमी रह गई। और ये कमी कहां पर नजर आ रही है? पंजाब, एमपी, गुजरात और बंगाल के लोग मानते हैं कि थोड़ा ज्यादा कर सकते थे। इसमें तो गुजरात भी शामिल है। तो यानी कि बीजेपी का जो गढ़ है वहां पर भी, और मध्य प्रदेश भी बीजेपी का गढ़ है। पंजाब बंगाल में समझ सकती हूं, पर ये तो बीजेपी के गढ़ है। पंजाब है और गुजरात और राजस्थान, बोथ आर बॉर्डर स्टेट्स आल्सो। एंड युवा के लिए लाउड मैसेज है, शुड हैव बीन स्ट्रॉन्गर, शुड हैव बीन स्ट्रॉन्गर। एक कांग्रेस एमपी के लिए मैं पूछ रहा है, why is it that youngsters are saying that message should have been stronger? And he was mentioning to me that probably a lot of youngsters think that, हाँ थोड़ा हिंदी के बात कर सकते हैं, because क्या बोल दिया ना, हमारा युवा है, अभी वीडियो गेम चलता ना, वॉर और वीडियो गेम का डिफरेंस नहीं है। अच्छा। So they think you go and kill Pakistanis. सबको बिल्कुल, ड्रोन उड़ाओ, सबको मार डालो। आपको लगता है कहीं ना कहीं प्रदीप भंडारी, ये गुजरात और मध्य प्रदेश में से अगर इस तरह की आवाजें आ रही हैं कि और कड़ा हो सकता है? नविका जी, ये बहुत पॉजिटिव सर्वे है, क्योंकि अगर 68.7% लोग कह रहे हैं कि पॉजिटिव है, मतलब जो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के कोर वोटर्स हैं वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। अगर इसको आप एक ऐसे सबसे क्वेश्चन के साथ करेंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो क्या वो पाकिस्तान के अंदर घुस पाता, मैं आपको कह रहा हूं 90% से ज्यादा लोग कहते हैं कि नहीं घुस पाता। तो हमारे लिए तो ये विपक्ष का कोर बेस वोटर जो है, इनके सर्वे और डेटा एनालिसिस के हिसाब से, वो तो हमारे साथ में, इसको मैं अगर ट्रांसलेट करूं, ये तो स्वीपिंग मैंडेट है। और ये तो अच्छी बात है कि नेशनलिस्ट के साथ युवा को गुमराह बता रहे हो। मराठी में कहते हैं थांबा। ये सवाल पूछा है, आपको कैसे लगा कि एक ही सवाल में पूरा मैच सुलट गया? नहीं, अभी सवाल और भी है। सवाल दिल थाम के बैठिए। अगला सवाल जो हमने पूछा लोगों से, क्या ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर अटैक की प्रक्रिया कुछ समय और चलनी चाहिए थी? हाँ कहते हैं लगभग 64% लोग, नहीं कहते हैं 9% लोग। हमेशा इसी नीति के तहत काम होना चाहिए, ये 27% और लोग कहते हैं। यानी कि अगर आप देखें 63.6 और 27.3, तो लगभग 90% लोग जो हैं वो खुश हैं और कहते हैं हमेशा ऐसे ही काम होना चाहिए। तो अश्विनी मिश्रा जी, आप बता दीजिए, ऐसा काम होना तो चाहिए था 2008 में 26/11 के बाद भी, लेकिन तब नहीं हुआ। यहां उरी के बाद भी हुआ, यहां बालाकोट में भी हुआ, और अब पहलगाम के बाद भी हुआ। क्या ये 90% का जो सपोर्ट है ये कुछ संदेश दे रहा है? नाविका जी,
काम पहले भी होते थे, आतंकवाद के खिलाफ पहले भी लड़ाई होती थी, उस पर राजनीति नहीं होती कब थी। की? राजनीति नहीं 10 साल होती में थी। कब की? चीटी कौन सी मारी पाकिस्तान में? उस पर राजनीति नहीं होती थी। कौन सी चीटी मारी पाकिस्तान में? अश्विनी भाई नाम बताओ चीटी का, नाम बताओ आतंकवादी का। 26/11 में लिख रहा हूं, आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान में घुस के कौन से आतंकवादी को मारा, बताओ। जनरल्स के बोलो, स्टेटमेंट पढ़िए, नहीं, बोलो, नाम बोलो, आपको याद होगा, नाम बोलो। भंडारी जी जरा ओपनिंग बैट्समैन है, पहले 2 बॉल तो पड़ने दीजिए। आपने तो बॉल से पहले ही उनको कैच आउट करने की कोशिश। का विषय नहीं है, पहले भी कोविड ऑपरेशंस बोलते थे, उनको कोविड ऑपरेशंस होते थे, या आर्मी के जनरल्स ने खुद बोला हुआ है, उस पर राजनीति नहीं होती थी। मोदी जी खड़े होकर के चिल्लाते नहीं थे कि क्या उन सैनिकों के नाम वोट करोगे कि नहीं करोगे, जो कि बाय द वे अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। अब पर हमारे मोदी जी कॉन्स्टिट्यूशन को भी कहां मानते हैं, तो इस विषय पे नहीं जाते हैं। पहले भी ऑपरेशन होते रहे, सेना हमारी बहादुर थी, हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, 1947-48 में हराया, 65 में हराया, 71 में हराया, कारगिल में हराया। वाजपेयी जी ने राजनीति नहीं की, बट हमारे मोदी जी की नई राजनीति का जो युग आया है, जिसपे सेना पर और इन ऑपरेशंस पर राजनीति होने लगी है, जो कि एक बहुत ही खेद का विषय है। अच्छा, इस पर विचार करिएगा। आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया वो 71 का दौर, शायद कहीं भूल भाल गए होंगे। लेकिन तीसरे सवाल की तरफ चलती हूं, क्योंकि इस पर आनंद रंगनाथन जवाब देने वाले हैं। लेकिन भारत पाकिस्तान में सीज फायर को लेकर आपकी राय क्या है? हमने जनता से यह पूछा। सही फैसला 38.6%, थोड़ा रुकना चाहिए था 32.4%, कह नहीं सकते 29%। ये थोड़ा कंफ्यूजिया दिया है इस सवालों के जवाबों ने। जेवीसी क्या? ऑपोजिशन लीडर्स के लिए 2 तरक है। एक तरक क्या है, प्रियंका चतुर्वेदी और सलमान खुर्शीद और शशि थरूर, कानीमोड़ी पूरा इंडिया के लिए बैट करता है, और राहुल गांधी और ममता बनर्जी दूसरा, और संजय राउत अलग बात करता है। तो उनका अलग है। जनता कंफ्यूज्ड है। जनता कंफ्यूज है। जनता कंफ्यूज है क्यों? उनका इंडिया अलग है आनंद रंगनाथन, हमारा इंडिया अलग है, कुछ ऐसा है? नहीं, पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद नाविका जी, आपने हमें बुलाया, हम 2 तमिलियंस को बुलाया, हिंदी में ही बात करेंगे हम। नहीं, मैं लैंग्वेज इम्पोज नहीं कर रही हूं, नहीं, पर हिंदी चैनल है इसलिए मैंने। ऑफ कोर्स, एकदम सही बात। देखिए, 2 चीजें हैं इसमें। मुझे नहीं लगता कि कंफ्यूज्ड हैं। सारे देशवासियों का ये मन था कि ये सीज फायर, या इसको पॉज कह लीजिए, या युद्ध विराम कह लीजिए, या जो भी कह लीजिए, ये थोड़ा जल्दी हो गया। सबने बना लिया था कि अब ये चलेगा, अब पाकिस्तान को छोड़ना नहीं है सबने, इंक्लूडिंग जो हम यहां पे सब बैठे हुए हैं ऑपोजिशन में। आपने देखा सोमनाथ भारती जी तो पाकिस्तान को मिटाना चाहते थे, ऑपोजिशन के। पॉइंट इज, एक तो वो है, और एक दूसरा है, क्या सारे ऑब्जेक्टिव्स ऑपरेशन सिंदूर के फुलफिल हो गए थे? उन दोनों के बीच में अगर आप रैशनली देखें तो आप ये पाएंगे कि इट इज, मैं कहूंगा, इंडिया का, भारत का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑपरेशंस एवर अंडरटेकन। और ये मैं लॉजिक पे बोल रहा हूं। अब अश्विनी जी हैं, मेरे मित्र हैं, इन्होंने कहा देखिए पहले भी ये सब हुआ था, तो इनसे भी सीधा सवाल है। मिलिट्री ऑफिसर्स ने कहा है, मिलिट्री जनरल्स ने कहा है कि इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स जो है बालाकोट से पहले नहीं हुई थी। आपने लाइन ऑफ कंट्रोल पे आपने भले ही कुछ एक्शन लिया हो, लेकिन जिस तरह का बालाकोट में हुआ, जिस तरह का ऑपरेशन सिंदूर, वैसा नहीं हुआ था। ऑन रिकॉर्ड एयर चीफ धनोआ हैं, जिन्होंने कहा कि 26/11 के बाद वो पाकिस्तान के टेरर हाइडआउट्स पे बॉम्ब करना चाहते थे। द लेट डॉक्टर मनमोहन सिंह ने परमिशन नहीं दी। पलियों में मेजर, मैं कह रहा हूं, डॉक्टर मिस्टर धनोआ ने ये पब्लिक करी थी बात कि द देन एयरफोर्स चीफ हु वाज फाली जी, हु वांटेड टू डू दिस। सो ये देखिए, इसमें ये फैक्ट है या सच है या गलत है, इसमें आप ओपिनियन नहीं रख सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप ये फॉरेन सेक्रेटरी श्याम सरन का ये फैक्ट है कि ड्यूरिंग द यूपीए 630 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ ईस्टर्न लद्दाख वाज हैंडेड ओवर टू चाइना। अब ये उन्होंने कहा है, अब इसमें कोई बीजेपी या संघी आके थोड़ा ना कह रहा है। तो जो फैक्ट है उनको टेबल पे रखिए, जो आपका सच है वो आप बताइए। नंबर 2, मैं इस पे आना चाहता हूं। फैक्ट ये है कि ऑपरेशन से भले ही लोगों का मन करे, मैं इसलिए कह रहा हूं, कंफ्यूज नहीं है देश के लोग, देश के लोगों का मन था कि थोड़ी जल्दी हो गई, लेकिन अगर वो ध्यान से देखें, आप सही कह रहे हैं। और इसमें जो एक्स फैक्टर है वो ये है कि असम, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में ये 3 राज्य हैं जिन्होंने
कहा है कि ये आगे जाना चाहिए था, बहुत कुछ करना चाहिए। और ये एक्स फैक्टर मैं इसीलिए रख रही हूं क्योंकि ये सर्वे में जेवीसी जी ने ये इस पर बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है कि कहां से ये किस राज्यों से ये आ रहा है कि आगे और चलना चाहिए था, सीज फायर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगले दो सवालों पर चलते हैं। क्या पाकिस्तान सीज फायर का सम्मान करेगा? हाँ कहते हैं 15% लोग, नहीं कहते हैं 66% लोग। और ऑपरेशन सिंदूर जारी रह सकता है, ये लगभग 18.5% लोग कह रहे हैं। उसके बाद हमने ये भी सवाल पूछा, पांचवा सवाल, कि पाकिस्तान का पानी रोके जाने पर आपकी क्या राय? सही डिसीजन था 41.7% लोग, गलत डिसीजन था 16% लोग, पहले ही कर देना चाहिए था 42% लोग कहते हैं पहले ही। यानी कि 80% से ज्यादा लोगों का ये था कि ये जो पानी इंडस वाटर ट्रीटी रद्द की है ये बहुत बढ़िया स्टेप था। अमीक जमाई जी, अब इस बात की तो मुबारकबाद दे सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो कदम उठाए वो जनता सपोर्ट कर रही है। देखिए, ये जो सर्वे है 11 साल का, ये 11 साल क्यों, उत्तर प्रदेश का 9 साल भी इसमें जोड़ना चाहिए था। आज हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है, तो 20 साल की बात करिए आप। देखिए, ये कोटर्मिनस थे, अरे 11 और 9 कोटर्मिनस थे। जोड़ लीजिए, यूपी के 9 साल भी जोड़िए भाई। 11 साल की क्या बात कर रहे हैं? कुछ भी लॉजिक छुट्टी में, लॉजिक आज गर्मियों की छुट्टी पर चला गया। ये कह रहे हैं जेवीसी साहब के सर्वे पे 11 साल ही क्यों सर्वे किया है, उसमें 9 और जोड़ लीजिए। हम तो आपको एक नई बात बता रहे हैं। अब आइए, अब आप दूसरी बात पर आइए। देखिए, पूरा देश 140 करोड़ की जनता, ये बात मैसेज है उसके अंदर, और नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बहुत ही गुस्सा उसके अंदर है कि जो काम 24 घंटे में हमारी फौजें और आगे कर सकती थीं, अमेरिका के डर से, डोनाल्ड ट्रंप के खौफ से, अगर मैं भंडारी जी को बोलूं तो डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं ले सकते इसके अंदर, हमारे इस कार्यक्रम के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे आप उसका विरोध नहीं कर सकते। अभी मैं आऊंगा आपके ऊपर। तो हमारा यह कहना है कि जो 24 घंटे और फौजों का समय देना चाहिए था, जो हमारी स्ट्रेटेजिक भारत की आजादी थी फौजों की, जो आपने डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी साम्राज्यवाद के सामने घुटनों पर रखी, इससे पूरे देश में गुस्सा है। हम सारे फैसलों में आपके साथ थे, लेकिन आपका एक प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का, राज्यसभा सांसद भी वो हैं, वो ये कहते हैं कि सरगोदा जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, हमने उसके आसपास मिसाइल गिराए। इस पर बहुत चर्चा चल रही है और हम चाहते हैं कि विदेश मंत्रालय इस पर अपने रुख भारत की तरफ से, जो हमारा फॉरेन डिपार्टमेंट है, इस पर क्लियर कट स्टैंड ले। तो भारत में अगर आज दोबारा से लोकसभा का चुनाव आ जाए तो जो गलती नरेंद्र मोदी जी ने, जिस तरह से भारत का स्वाभिमान गिरवी रखा है अमेरिकी साम्राज्यवाद के सामने, नरेंद्र मोदी 200 सीट भी टच नहीं कर पाएंगे। अच्छा, 200 सीट टच नहीं कर पाएंगे। 3 चुनाव जीतने के बाद 200 सीट नहीं टच कर। अच्छा ठीक है, क्विक काउंटर। अमित भाई, आप मेरे बहुत ही भाई की तरह हैं। आप जो भी नहीं हैं, भाई हैं, बिल्कुल सारे भाई हैं मेरे, बहन भी है, मतलब कोई भी। देखिए, आपने जो बोला ना वो मुझे चुभा, मैं आपको बताता हूं, और मैं इसका रिटॉर्ट एक प्रश्न से दूंगा जो मैं चाहता हूं आप सीधे से आंसर करें। आपको क्या लगता है, हमारे जितने भी मिलिट्री जनरल्स हैं, चीफ्स हैं, तीनों विंग्स के, वो अगर देश हित में कुछ काम नहीं हो रहा है, क्या वो मोदी जी से डरते हैं ये बताने के लिए कि देश हित में का? इसका जवाब दीजिए मुझे, हाँ या ना में जवाब। हमारे देश की फौजें, नहीं बोलिए, सुन लीजिए ना, वो फौजें हमारी भी हैं। हमारे देश की फौजें, एयर चीफ मार्शल, क्या हमको आपको पूरे देश को शर्म से डूब नहीं जाना चाहिए कि जब एयर चीफ मार्शल एपी सिंह साहब ने कहा कि जो साजो सामान एयरफोर्स को मुहैया कराया जाना चाहिए। देखिए, सवाल जो नहीं, ये कौन सी बात हो गई कि गलत बात है ना, फिर पूरा मेरा टाइम आपने ले लिया, फिर पूरा देश विपक्ष नाचेगा। ये बताइए, नहीं आप एयरफोर्स को, एयर चीफ मार्शल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि उसकी वजह से नुकसान हुआ। आप एयर चीफ मार्शल एपी सिंह को नहीं, अमीक जमाई जी, आप सही नहीं सुन तो रही। अमीक जमाई जी, हम सब कुएं में कूद जाना चाहिए। नरेंद्र सरेंडर सुनकर आप कूद गए क्या कुएं में?
नरेंद्र मैं सरेंडर आपसे सुनकर ये आप पूछ भूल रहा गए हूँ, क्या? एयर चीफ मार्शल हमारे देश का जिसकी वजह से आज आप प्रदीप भंडारी। वोट नहीं एक 10 सेकंड जिसकी वजह से देश में वोट मांग रहे हो, एयर चीफ की वजह से उनका ये कहना कि हमें साजो सामान समय पे मिल नहीं रहा है। जवाब देता हूं ये नविका जी, खिलवाड़ आप हमारे देश के डिफेंस से खेल रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूं, चाहिए 10 सेकंड। 11 साल अमीर भाई रेपिटेटिव हो रहे हैं। प्रदीप देखिए, भंडारी जवाब दे रहे हैं, सुनिए। आज के दिन में अमीर जमाई को सीरियसली नहीं लूंगा, जिसको क्योंकि 11 और 9 का जोड़ के जो कह रहे 20 साल का रिपोर्ट कार्ड करना चाहिए, वो थोड़े सा आज ठीक स्थिति में नहीं है। तब भी भाई ये तो बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है। यहां एक्सपेक्टेशन है कि यहां सामान मिलेगा, 26,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट है। 10 साल में इन्होंने ना एयरफोर्स को एक प्लेन खरीदने दिया, ना आर्मी को एक आर्टिलरी गन खरीदने दी, ना मशीन गन खरीदने दी। और ये तो ऐसे लोग थे कि बॉर्डर के पास रोड तक नहीं बनाते थे, कहते कि चीन को खराब लग जाएगा, पाकिस्तान को खराब लग जाएगा। क्यों नहीं छोड़ी कांग्रेस के साथ सरकार? क्यों नहीं समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ में सरकार छोड़ी 10 साल में? अरे आप तो बता दो कि एक आतंकवादी का नाम, एक आतंकवादी का नाम बता दो जिसको मारा हो। 10 साल पहले डिफेंस सूट बूट पहने हो ना, आज सूट बूट पहने हो ना, एक आतंकवादी का नाम बता दो। मैं कह रहा हूँ एक आतंकवादी का नाम बता दो। अश्विनी जी, एक मिनट, मैं अगले सवाल पर जाना चाहती हूँ। मैं अगले सवाल नहीं, आप तो बहुत दलेर है। आतंकवाद पर एक्शन में पाकिस्तान का साथ देने वाले देशों के लिए आपकी राय, इस पर लोगों ने क्या कहा? इस पर जनता का जवाब है ऐसे देशों का बॉयकॉट होना चाहिए। लगभग 50% लोगों ने ये कहा। दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है, लगभग 50% ने ये कहा। और इसके बाद हमने ये सवाल पूछा, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी प्रतिक्रिया से भारत को निराश किया है? ये सवाल जब पूछा गया तो हां कहने वाले 84% लोग थे, नहीं कहने वाले लगभग 16%। 8वां सवाल जो हमने पूछा, क्या आने वाले 5 साल में पीओके भारत का हिस्सा होगा? हां कहने वाले 48.7%, नहीं कहने वाले 9%, कह नहीं सकते लगभग 42%। यानी कि आप अगर देखें तो आ जाएगा और आने की उम्मीद हो सकती है ये 42%, 48 और 42%। सबा नकवी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जहां तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, डोनाल्ड ट्रंप के नाम से सबको गुस्सा आ रहा है देश में, और ये नेचुरल भी है, स्वाभाविक भी है, क्योंकि जिस तरह से उनका ट्वीट आया। लेकिन आप समझती हैं डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स में कुछ अंतर होता है। बिल्कुल। आपको लगता है कि ये जो डीजीएमओ के फोन्स थे उससे तय हुआ ये जो इस वक्त रुकी हुई है ऑपरेशन सिंदूर, या फिर जो पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की और डोनाल्ड ट्रंप का आपने देखा है रवैया पिछले कुछ महीनों में दुनिया ने देखा है? आप कैसे देखती हैं इन तीनों सवालों को और जो जवाब है जनता के? नाविका जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर ये मुल्क के तरफ से हुआ है, इसको पार्टी लाइंस पे हमें नहीं बांटना चाहिए। सबसे पहले मैं यही कहूंगी। स्ट्रेटेजिक चीजें एग्जैक्टली क्या हुआ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, क्या हुआ, कितने लॉसेस, एक चीज मैं यकीनन कह सकती हूँ क्योंकि मैं इतिहास समझती हूँ, पढ़ती हूँ, और कि इतने युद्ध हुए हैं पाकिस्तान के साथ पहले कि फ्यूचर में भी कुछ ना कुछ होगा। हमारा इतिहास ये ऐसा रहेगा, कुछ ना कुछ होगा। हमको पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए ये सब। और सबसे पहले में, और हाँ, ये डोनाल्ड ट्रंप, दो चीजें हुई हैं जब हम मुल्क की बात करते हैं। हम सब जानते हैं, इस पैनल में कहना नहीं चाहते, जिस मुल्क ने सबसे ज्यादा वफादारी पाकिस्तान के साथ निभाई है वो है चीन। हम चीन से अपने रिश्ते नहीं तोड़ सकते, एक एस्प्रिन भी हम नहीं ले पाएंगे, हमारी जो दवाइयां, बहुत सारी चीजें होती, हम अपना नुकसान करेंगे। ये हुआ है। दूसरी बात, जिस मुल्क से हमें उम्मीद थी कि वो पक्की तरह हमारे साथ रहेगा, उनके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अजीब अजीब बयान दिए, वो किसी भी मुल्क के लिए अच्छे नहीं है। तो मैं इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को मैं पॉलिटिक्स से अलग करना चाहूंगी, और ये कहना कि हरा दिया, ये भी मैं नहीं मानती हूँ। और ये कहना, हमें आप क्या एस्टिमेट लगा सकते हैं कितना आगे? हाँ, ये
इसमें भी आपका रिजर्वेशन है। ये नहीं, आप मुझसे बहस मत करिए। नहीं, आप उनसे करिए। आप मुझे इशारा कर रही हैं। आप नहीं, मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी खत्म को करने दीजिए ना। आप कह लीजिएगा। यकीनन आपकी आवाज ज्यादा सुनी जाएगी क्योंकि मैं बहुत कम बोलूंगी। एक बात ये स्ट्रेटेजिक मुद्दा है, मिलिट्री के मुद्दे हैं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन राजनीति से इसको अलग रखना चाहिए क्योंकि अगर ये राजनीति का हिस्सा हो जाता है तो जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने पड़ते हैं मुल्क को फ्यूचर में, तो वो राजनीतिक दबाव पड़ता है। हाँ, राजनीतिक दबाव पड़ता है और ये सही नहीं है। मैं दो सवाल और ले लूं। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए अलग अलग देशों में बहुदलीय प्रतिनिधि मंडलों को भेजना कैसा लगा, कैसे देखते हैं? ये जनता से पूछा गया। बिल्कुल सही फैसला 88.3% लोग मानते हैं, बिल्कुल सही फैसला। उल्टा असर हो सकता है 8.4%, कह नहीं सकते 3.2%, लेकिन बिल्कुल सही फैसला था ये 88.3%। बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल में असदुद्दीन ओवैसी को चुनने के मोदी सरकार के फैसले को कैसा देखा जाता है? मास्टर स्ट्रोक 82.2% लोग, गलत फैसला 3.4%, कह नहीं सकते 14.5%, यानी कि मास्टर स्ट्रोक 82%। बिहार में आरजेडी का समर्थन करने वाले कुछ मुसलमान पक्ष में नहीं थे ओवैसी को बनाने वाले। जेवीसी, ये बड़ा अच्छा नगेट है आपका, और ये एक्स फैक्टर जरूर ध्यान में रखिएगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वहां पिछली बार 5 सीटें मिली थी असदुद्दीन ओवैसी को, तो आरजेडी को तो ओवैसी आजकल फ्लेवर पसंद नहीं है। 11वां सवाल जो हमने पूछा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या विपक्ष राजनीति से ऊपर उठ पाया? हाँ कहते हैं 35.8% लोग, नहीं कहते हैं 38.7% लोग, कह नहीं सकते 25, यानी कि इस पर मिक्स्ड है। पूरी विपक्ष ऊपर नहीं उठी राजनीति से, जनता तो यही मानती है। और एक और 12वां सवाल, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके बाद राहुल गांधी के व्यवहार के बारे में आप क्या सोचते हैं? सबके लिए उदाहरण प्रस्तुत किया राहुल गांधी ने, ये 17.5% लोग समझते हैं। राजनीति को राष्ट्रीय हित से ऊपर रखा, ये 54% लोग कहते हैं, कह नहीं सकते लगभग 28.7%, यानी कि राहुल गांधी अपने आप को राजनीति के आगे नहीं ले जा पाए। विवेक श्रीवास्तव, अब आप क्या कहेंगे कि जनता दोषी है, मोदी का इसमें दोष है? क्योंकि 88% लोग मानते हैं कि बेनकाब किया, डेलीगेशन भेजना ठीक, असदुद्दीन ओवैसी ठीक, लेकिन राहुल गांधी अपना स्टैचर नहीं दिखा पाए। आपको लगता है कुछ अलग होना चाहिए? तो देखिए, जेवीसी जितना मर्जी अपने पोल्स में जो मर्जी दिखाएं, कुछ उपलब्धियां मैं आपको गिना देता हूं। ये 11 साल की, सबसे पहले पूरा विश्व पाकिस्तान के साथ खड़ा है, हम खड़े हैं अकेले। हमारा झंडा, हम दुनिया में अकेले खड़े हैं। हम बिल्कुल खड़े हैं। हमारे साथ कौन दे रहा है बताइए ना। युद्ध के टाइम अफगानिस्तान हमारे साथ खड़ा था और कौन खड़ा था? युद्ध के टाइम पे हमारे पास सिर्फ अफगानिस्तान खड़ा था, कौन खड़ा था? पाकिस्तान को IMF फंडिंग दे रहा है, फंडिंग दे रहा है। ये बोल रहे हैं, शी जिनपिंग बोल रहे हैं, ये सीक्रेट MOU बोल रहा है। ये डोकलाम के वक्त हिंदुस्तान की सेना को कहते हुए कि भाई हिंदुस्तान की सेना पिटी गई, वो बोल रहे हैं। आपके सर्वे ने कहा कि दुश्मन का दोस्त हमारा दुश्मन है, ये ना असली दुश्मन। राहुल गांधी के सर्वे से इसको जोड़िए, 50% लोग कहते हैं राहुल गांधी ने राजनीति पर रखी, और 80% कह रहे राहुल गांधी मेड इन चाइना। भारत एक इमर्जिंग पावर है और इस वक्त वो असेंडेंसी पे चल रहा है, यानी कि ऊंचा उठता चला जा रहा है। इसमें सब खुश होंगे, देश की, दुनिया की सारे देश खुश होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या इस बार इस युद्ध में ये नहीं देखने को मिला? नाविका जी, युद्ध के बहुत रिपरकशंस हो सकते हैं। दुनिया बदल रही है आजकल। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ट्रेड वॉर्स चल रहे हैं। चीन उभरता हुआ पावर है, ये सब दुनिया मानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप काफी कुछ चीजें इसलिए कर रहे हैं कि अमेरिकन डोमिनेशन खत्म हो रहा है, ये सब हो रहा है। एक युद्ध रशिया यूक्रेन वो चलता जा रहा है। युद्ध से कुछ अंत में युद्ध से कुछ हल नहीं होता है। वो देखिए 3 साल से चल रहा है। आप गाजा की हालत देखिए, एक कंट्री है, मुल्क है, वो अभी तक मार रही है लोगों को।
जो चाहे जो, मैं उन युद्धों पे बहस नहीं करना चाह रही हूँ, जो कुछ भी हुआ है इस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हुआ है। विपक्ष को हक है टेक्निकल सवाल संसद में पूछें, लेकिन ये कि दिखाना उसके एक रेटोरिक का एक अंदाज होना चाहिए। इस वक्त में इस वक्त नहीं, मुझे कुछ प्रधानमंत्री की गलतियों पे बोलिए, तो बोलने दीजिए। नहीं मैं, अरे आप विपक्ष पे आप सुबह क्लास लगा रही हैं, कुछ बोलिए कि जो प्रधानमंत्री ने सिंदूर का जो बाजारीकरण मार्केटिंग शुरू अमित की, जमाई जी सभा नकवी पत्रकार हैं और जितने दिन आपको राजनीति में नहीं हुए उससे ज्यादा उन्होंने पत्रकारिता की है। आप डिक्टेट करेंगे कि वो क्या कहेंगी? मैं सलाम करता हूं इंडिया ब्लॉक को। आप इंडिया ब्लॉक की क्लास लगाएंगे, आप अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, आप हमारे कॉलम्स पढ़ लीजिए। हम कह रहे हैं आप अभी बोलिए, इस कार्यक्रम में बोलिए कि प्रधानमंत्री ने गलती करी। आप हमारे कॉलम्स पढ़िए। मैं कह रहा हूं आप बोलिए यहाँ पे। ये क्या हो रहा है? फ्रीडम ऑफ स्पीच कहने वाले पत्रकार को यहाँ पर इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे, लेकिन मैं आपको इतना बता सकती हूँ, कॉलम पढ़ लीजिए। नहीं, और मैं सभा नकवी के साथ पत्रकारिता में बहुत समय बिता चुकी हूँ। हमारे व्यूज मिलते नहीं होंगे, लेकिन फिर भी सभा नकवी जी किसी से डरकर अपने बयान चेंज करने वाली नहीं। बिल्कुल आप आंसर करना चाहते हो, आप के लिए बैठ के यहाँ पे हम सुनेंगे नहीं। इंडिया ब्लॉक की आप क्लास लगाएंगे। आज सच में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष का इमरजेंसी माइंडसेट एक्सपोज हो गया है, क्योंकि जो सभा नकवी 90% हमको क्रिटिसाइज करती है, आप कहा क्या आप करिए क्रिटिसाइज, जनता के दरबार में हम जीतते हैं। आज ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं 1% इनसे सवाल पूछ लिया, जब जम्मू एंड कश्मीर में सवाल उठाया जा रहा है इमरजेंसी वाले। आज आप एक्सपोज हो चुके हैं, अमीर जमाई अश्विनी को आप एक्सपोज हो चुके हैं। जमाई साहब इज वन स्टेप अवे फ्रॉम सेइंग सभा नकवी संगी होगी, क्योंकि इन्होंने भगवे कलर का वो पहना हुआ है। सुनिए, एक मिनट बात सुनिए। कलर किसी का नहीं होता है। अगले सवाल की तरफ मैं जा रही हूँ। भारतीय प्रतिनिधि मंडल को, भाई साहब एक मिनट, भारतीय प्रतिनिधि मंडल को विदेश भेजने पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया को कैसे देखते हैं? ये सवाल जब पूछा तो सवाल करने का अधिकार, ये लगभग 29% लोग मानते हैं कि हाँ सवाल करने का अधिकार है। तुच्छ राजनीति 42.2% लोग, कह नहीं सकते 28.7% लोग। सर्वे का एक्स फैक्टर ये है कि इस मुद्दे पर लोग थोड़ा असमंजस में नजर आ रहे हैं कि इतने सवाल क्यों भाई, सवाल पूछिए पर इतने सवाल, ये एक असमंजस है। यहाँ लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा है कि हाँ सवाल पूछना भी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर आप किस पर ज्यादा भरोसा करते हैं? एनडीए पर 75.4% लोग एनडीए पर ज्यादा भरोसा करते हैं, यूपीए पर 22.3%, सब एक जैसे हैं 2.3, यानी कि 75% से ज्यादा लोग एनडीए पर भरोसा करते हैं। और सर्वे का एक्स फैक्टर है कि नेशनल एवरेज के मुकाबले बिहार, तमिलनाडु, पंजाब ने यूपीए पर थोड़ा ज्यादा भरोसा दिखाया, असम और उड़ीसा ने यूपीए पर बिल्कुल भरोसा नहीं दिखाया। ये दो स्टेट्स निकल कर आते हैं। जेवीसी, ये बहुत अच्छा एक्स फैक्टर आपने बताया। 15वां सवाल, और ये सवाल इससे अगर देखा जाए तो मोदी 3.0 की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? ऑपरेशन सिंदूर 38.3%, जाति जनगणना 31.7%, वक्फ संशोधन 18.1%, भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, ये 11.9%। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर को इतना भरपूर सपोर्ट मिला है। तो विवेक श्रीवास्तव, मैं पूछना चाहती हूं फिर विपक्ष से कि आप जो सवाल उठाने का हक रखते हैं, इस पर कोई सवाल नहीं है, सवाल उठाइए, लेकिन देश का मूड समझ रहे हैं या नहीं? मेरा सवाल आज आपसे ये है। नहीं, देखिए, देश का मूड अपनी जगह सही है, लेकिन देश को एजुकेट करना सभी पॉलिटिकल पार्टीज का उत्तरदायित्व है। जब आप पार्लियामेंट में जाते हैं, आप राजनीति में जाते हैं, अपने अपने मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट को आपको लोगों को पेश करना पड़ेगा। यहां हमारा बड़ा क्लियर सा स्टैंड है। नंबर 1 इंडिया अकेला है, नंबर 2 हमारा एक स्प्लेंडेड
ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड था 70 साल से, जिसकी वजह से ओआईसी के अंदर भी हम गिरे नहीं। हमारे यहाँ पे अच्छा, वहां आपकी सक्सेस है, वहां मोदी की सक्सेस नहीं है। अच्छा, ओआईसी में आप घिरे नहीं, ये मोदी की सक्सेस नहीं है, ये इनकी सक्सेस है। नविका जी, पहले तो मैं कह रहा हूं कि आपने विवेक श्रीवास्तव के जले पे नमक छिड़क दिया। आप उनसे कह रहे हैं आपको पब्लिक सेंटिमेंट समझना चाहिए। समझना होता तो जमानत जब्त के बराबर थोड़ी लेफ्ट की पार्टियां पहुंच जाती, जो आज की हालात हो गए नोटा के बराबर अधिकतर राज्यों में वोट आते हैं। तो आज मैं समझ सकता हूँ विवेक भाई आपके साथ। और भाई ओआईसी के अंदर जब 26/11 का आतंकवादी हमला हुआ था, जम्मू कश्मीर नाम तक ओआईसी ने अपने स्टेटमेंट में नहीं दिया था। पहली बार जो है कंडेम किया गया है, जाके पढ़िए। लिसन टू माय क्वेश्चन। जब आपने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है तो दे दिया सीडीएस तो हमने कहा मिलिट्री को अटैक नहीं करेंगे, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, नागरिक को अटैक नहीं करेंगे, हम सिलेक्टिव टेररिस्ट आउटफिट्स को अटैक करेंगे। आपने सिलेक्टिव टेररिस्ट आउटफिट मतलब ये पाकिस्तान नहीं, आपने तो उस दिन कहा रूल बुक के हिसाब से टेररिस्ट को देखना चाहिए, यानी माओइस्ट टेररिस्ट। आनंद रंगनाथन कहा था कि नहीं? अब मैं ये सबको ना इंडिया स्टैंडिंग अलोन इस पूरी ब्रिगेड को एक्सपोज करना चाहता हूं। देखिए विडंबना, देखिए नंबर 1, अगर इंडिया अकेले खड़ी है, इससे ज्यादा गर्व की बात देशवासियों के लिए कुछ नहीं हो सकती कि अकेले खड़े होके कोई विरोध में हो, हमने जो करना था वो किया। और एक यार अश्विनी, दिस इज वेरी बैड। ये देखो, मतलब ऐसे भी डिबेट नहीं हो सकती। फिर मैंने आपको इंटरप्ट नहीं करता। नहीं, अश्विनी जी आपका, मैं इसके बाद आपके पास मतलब गलत बात, आप बोलिए। क्योंकि ये अश्विनी जी जैसे ही लोग हैं जो कि कहते हैं कि 1971 में इंदिरा गांधी अकेले खड़ी थी, फिर भी उन्होंने जीता और मैं उनके साथ खड़ा हूं। मैं दाद देता हूं इस बात को कि 7th फ्लीट आ गई थी, अमेरिका वाज अगेंस्ट, एनसी स्टूड आवर ग्राउंड। तो अकेले खड़े होना एक क्रेडिट है, वर्च्यू है। आप लोग नहीं समझेंगे क्योंकि आप देश के हित में काम नहीं करते। आप चाहते हो कि मोदी गिरे, इंडिया गिरे। दैट इज द रीजन। अकेले खड़े होने में क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है अकेले खड़े होने में? और आपको एक बात बताऊं, जो ये आईओसी की बात कर रहे हैं, जो ये सारे हमारे अरब, सुनिए बात सुनिए 1971 में बात, अरे यार 1971 में भी आप अलग थलग हो गए थे। 1971 मेरे को बोलिए, अक्सर पेपर आप जानते भी होंगे, अक्सर थे कौन, लेकिन अक्सर पेपर्स में बताया गया है हमारे जितने भी 21 अरब हमारे दोस्त थे, भाई बहन थे, इजिप्ट इंक्लूडेड, दे ऑल स्टूड विद पाकिस्तान। नॉट वन अरब कंट्री साइडेड विद इंदिरा गांधी एंड अस। यू नो विच कंट्री साइडेड विद अस? इजराइल, जिसको आप गाली देते हो। तो अकेले खड़े होने में गर्व की बात है अश्विनी जी, आप कभी नहीं समझ सकते। और आज मैं ये कह सकती हूँ कि जिस तरह से डेलीगेशंस को सक्सेस मिला है, आप पाकिस्तान की डेलीगेशंस को देख लीजिए ना, वहां भी तो बिलावल भुट्टो गए हैं। आप देख लीजिए वहां की सक्सेस। आप कह रहे हैं कि भारत अलग तलग बढ़ गया है, थोड़ा सा देख लीजिए आपने आसपास। लेकिन अगले सवाल पर, समय की पाबंदी है इसीलिए अगले सवाल के बाद आप ही के पास आऊंगी अमीक जमाई जी। हमने अगला सवाल 16वां सवाल पूछा, 2014 के बाद से एनडीए की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? आर्थिक विकास 17.7%, अनुच्छेद 370 हटाना 15.7%, राम मंदिर का निर्माण 22.7%, पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लगभग 44%। अब देखिए जनता किस तरफ खड़ी है। 17वां सवाल जो हमने पूछा, 2004 से 14 तक यूपीए की तुलना में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए का प्रदर्शन कैसा रहा? कोई तुलना नहीं, एनडीए बेहतर है 58.7%, दोनों बराबरी पर हैं 19.3%, यूपीए ने बेहतर प्रदर्शन किया 21.9%। यानी कि अगर आप देखें तो मैक्सिमम मेजॉरिटी लोग कहते हैं एनडीए का प्रदर्शन बेहतर है। आपके विचार में एनडीए का प्रदर्शन यूपीए से सबसे बेहतर कहां रहा? आर्थिक क्षेत्र में 14%, आतंकवाद के खिलाफ 43.7%, गरीबों का कल्याण 18.8%, महिला सशक्तिकरण 23.47%। और इसमें एक्स फैक्टर यह है कि डीबीटी यानी कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो आपके खाते में आ जाता है, उसमें लोगों ने माना कि मुफ्त राशन भी अहम मुद्दा बनकर सामने आया है और महिलाएं एनडीए के पक्ष में हुई हैं। और 19 सवाल जो हमने पूछा, 19वां सवाल, पिछले
11 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए के प्रदर्शन को आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा 55.4%, बेहतर होने की संभावना यानी गुड और वेरी गुड में आप देख लीजिए तो 77% लोग, खराब 22.9, 77% लोग कहते हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस रहा। क्या नरेंद्र मोदी भारत के सबसे निर्णायक प्रधानमंत्री हैं? हाँ, लगभग 75% लोग कहते हैं कि हाँ, सबसे पॉपुलर और निर्णायक नेता नरेंद्र मोदी हैं। नहीं कहते हैं लगभग 18% लोग, कह नहीं सकते लगभग 7.3%। अमीक जमाई, ये रिकॉर्ड 11 साल के बाद मुझे लगता है बहुत कम ऐसे नेता होंगे विश्व में जिनका ये रिकॉर्ड होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश की लोकसभा चुनाव में भी बहुत सारे, मैं देश की बात कर, बहुत सारे, मैं आ रहा हूं, बड़े बड़े लोग जो है नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश में, भैया बोल लूं, आप ही लोग बोल रहे हो, नहीं आप ही बोल रहे हो, रिकॉर्ड टाइम उठा के देखोगे आपका क्वांटम अच्छा बोलिए, आप बोलिए। नरेंद्र मोदी की उत्तर प्रदेश में 70 पार हो गए। वाराणसी का लोकसभा का चुनाव हारते हुए प्रधानमंत्री बचे हैं। 1.5 लाख जो 22 साल से चुनाव नहीं हारा और जो 22 साल से सत्ता में नहीं आया वो बताएंगे। हमें नहीं आप बताओगे, क्या बात कर दी? हम ऐसे बात नहीं करेंगे। दो चुनाव में बीजेपी 70 से आगे गई, 2 चुनाव में, एक में नहीं गई, ठीक है। और इसके अलावा एक में जब नहीं गई तो विपक्ष कह रहा है कि ईवीएम सारे सेटिंग किए हुए हैं। मैं डेटा पे कुछ कहना चाह रही हूँ, हाँ, अगर आप मुझे मौका दें, कि इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है। इसमें 2 कैटेगरीज ऐसी हैं जहां पे इतना हाई अप्रूवल रेटिंग नहीं है। एक है आर्थिक सिचुएशन, इकोनॉमिक 14% है, इकोनॉमिक परफॉर्म विकास 14% है। एक और है 18%। आप देखिए, जो आर्थिक मुद्दों पर सरकार, आपका सर्वे दिखा रहा है इतनी हाई रेटिंग नहीं है, लेकिन नेशनल आइडियोलॉजिकल उस पे है रेटिंग। मैं बस ये नोट कर रही हूँ। रिलेवेंस अभी क्या रिलेवेंट है? अभी रिलेवेंट है। अगर आप 11 साल का पूरा विश्लेषण करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी 75% की अप्रूवल रेटिंग लेकर आते हैं कि सबसे अच्छी सरकार उन्होंने दी है और सबसे निर्णायक सरकार उन्होंने दी है। और एज अ नेता आज भी 75% से ऊपर पॉपुलैरिटी रखना, जबकि पब्लिक लाइफ में वो 2001 से चल रहे हैं। पहले चीफ मिनिस्टर, फिर प्राइम मिनिस्टर। 11 साल प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद 75% की अगर अप्रूवल रेटिंग हो तो आनंद रंगनाथन, आप इसे क्या कहें? नहीं, ये स्पेक्टेकुलर अचीवमेंट है, इसकी कोई दो राय नहीं है। और आई थिंक सभा भी एकदम ठीक कह रही है कि साइंस में टर्मिनोलॉजी होती है स्पाइक करना। अब आपने 11 साल के अचीवमेंट्स में आपने ऑपरेशन सिंदूर डाल दिया, जो कि हमारी इमोशनल मेमोरी में एकदम ताज़ा है, तो ऑब्वियसली स्पाइक हो गई उससे चीज़ें। बट मैं टोटलिटी में मानता हूं पिछले 11 साल में अगर आप मोदी जी की 2-3 स्पेक्टेकुलर अचीवमेंट्स की बात करें तो नंबर 1 इज ऑपरेशन सिंदूर, नंबर 2 इज कि पूरे देश के 1 बिलियन लोगों को 2 बार वैक्सीनेट करना। बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देना है, वो भी गिना दीजिए। 80 करोड़ लोगों को 1 किलो राशन देना, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक्सेप्ट नरेंद्र मोदी इकलौते दुनिया में मॉडर्न हिस्ट्री में रहता है जो जितना ज्यादा दमन करता है उतनी ज्यादा जनता वोट करती है। 22 साल से ये 11 साल का रिपोर्ट कार्ड है। 75% प्लस अप्रूवल रेटिंग अगर किसी नेता की होती है तो मैं इसे कम से कम विश्व में इसे एक बड़ा कीर्तिमान मानती हूं। आप भी मानते हैं क्या? ये सवाल पब्लिक के लिए है और आज जवाब आप देंगे।